मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर 2 जो है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर हमको किसी भी एक्सप्रेशन को डिराइव करना है तो हम डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमको फार्मूला डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, तो हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। अगर हमको ये नहीं पता है कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इन चीजों पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो उस केस में हम लोग फार्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला कब डिराइव कर सकते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तब हम उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, इफ वी नो द फैक्टर ऑन विच गिवन फिजिकल क्वांटिटी may depend, we can establish the formula relating the quantity with those factors। तो देखो सिंपल सी चीज, जैसे हम लोगों को फार्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी, और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो अगर हमको ये पता है कि जो फोर्स है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला हम इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको पता ही नहीं होगा कि जो फोर्स है किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तब उस केस में हम इसका फार्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हमको यहाँ पे क्वेश्चन में वो बताएगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है वो इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तब हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूले को डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा इसमें आपको क्लियरिटी आता जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द मास स्मॉल m of the bob, length of the thread and acceleration due to gravity। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है। देखो सिंपल पेंडुलम आप लोगों को पता ही होगा, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम होता है। तो ये यहाँ पे हैंग करता है स्फीयर टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बॉब, BOB बॉब। और ये हमारा थ्रेड कितना है, लेंथ कितना है, L है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है कितना, G। तो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो देखो अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे लाके इसको इस चीज को हम यहाँ पे लाके अगर छोड़ देते, इस सिंपल पेंडुलम ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसे जाएगा। तो एक बार पूरा यहाँ से यहाँ तक गया, वापस यहाँ तक आया, तो इसे एक कंप्लीट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इसमें जितना भी टाइम लगता है, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और इस चीज को वन ऑसिलेशन कहते हैं। तो एक ऑसिलेशन में जितना भी टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो हमको इसी टाइम पीरियड का ही एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो ये जो टाइम पीरियड है किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्वेश्चन में हमको बता रहा है कि सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, और लेंथ ऑफ द थ्रेड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इस पे G पे। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बता के रखेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन सोल्यूशन देखो इसका, तो टाइम पीरियड T किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें इस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो यहाँ पे
फर्स्ट स्टेप जो है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लेट डायमेंशन ऑफ मास इज स्मॉल a, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज स्मॉल b, एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज स्मॉल c। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो मास का डायमेंशन वो कितना है a, लेंथ का डायमेंशन कितना है b, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना है c। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा था? मास। तो मास का डायमेंशन हमने कितना एज्यूम किया है, तो m टू द पावर a, क्योंकि डायमेंशन पावर होता है वही डायमेंशन होता है। लेंथ l, लेंथ का डायमेंशन कितना एज्यूम किया है b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c। तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिया है हमने? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो टाइम पीरियड है इन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो ये बढ़ेगा या घटेगा उसका इफेक्ट किस पे आएगा? टाइम पीरियड पे आएगा। तो इसलिए यहाँ पे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर a, n टू द पावर b एंड g टू द पावर c। ये डायमेंशन हमने खुद एज्यूम किया है a, b एंड c। तो अब इन a, b और c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो फार्मूला हमको मिल जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे k। ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे। तो पुट बोथ साइड डायमेंशनल फार्मूला। तो दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला जब पुट करेंगे तो देखो ये था हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला t ही होता है, क्योंकि टाइम t। ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ये क्या है हमारा मास, तो मास का डायमेंशन फार्मूला m टू द पावर a। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l की पावर b। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का ही होगा mt की पावर -2 टू द पावर c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा t, इस चीज को लिख सकते हैं m टू द पावर a, ये हो जाएगा l टू द पावर b, और ये हो जाएगा l टू द पावर c एंड t टू द पावर -2c। तो t इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर, देखो अब l यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा l टू द पावर t प्लस c। तो t टू द पावर -2c। हाँ, तो इधर आ गया हमारा m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर -2c, और इधर है हमारा t। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा m, l और t तीन है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सिर्फ t है। तो इधर भी हम m और l का टर्म ऐड करेंगे, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 इंटू t। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2c। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ m और l के टर्म आ गए, तो दोनों तरफ की पावर
को हम कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे m का डायमेंशन कितना है a, यहाँ पे m का डायमेंशन कितना है 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ पे l का डायमेंशन कितना है b प्लस सी, और इधर l का डायमेंशन कितना है 0, ठीक है। उसके बाद इधर t का डायमेंशन कितना है -2c, और इधर t का डायमेंशन कितना है 1, इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहाँ से अगर हम c का वैल्यू निकालते हैं तो देखो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। देखो a का वैल्यू पता चल गया, c का वैल्यू पता चल गया। यहाँ से देखो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -c, और c का वैल्यू हमको पता है -1/2। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो a, b और c तीनों का वैल्यू पता चल गया। तो टाइम पीरियड, तो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 k m to the power a, l to the power b and g to the power c। तो a, b और c का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो t is equal to k m to the power 0, l to the power l की पावर b है, b का वैल्यू कितना है 1/2, और g to the power c, c का वैल्यू था -1/2। तो m to the power 0 वैल्यू 1 हो जाएगा। t is equal to k times l to the power 1/2, और ये g की पावर -1/2 को नीचे ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो t is equal to आ जाएगा k times √l, और ये हो जाएगा √g। तो दोनों रूट में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t is equal to k times √l/g। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा देखो टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है वो मास पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, उसने ऐसे ही बोला था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड एग्जांपल है, body of mass m is moving in a circular path of radius smaller, angular velocity omega. Find the expression for a centripetal force using dimensional formula. तो देखो यहाँ पे दो चीजें आपके लिए नहीं है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी आपको नहीं पता क्या होता है, दूसरी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये भी आपको नहीं पता। ये सारी चीजें अभी आप लोग जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली ये चीज समझ लो, यहाँ पे एक बॉडी है, ये इसका मास कितना है m, और ये r रेडियस में यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें एक जो वेलोसिटी होता है, किस वेलोसिटी से ये यहाँ पे घूम रहा है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और जैसे हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूमता है तो एक एंगुलर वेलोसिटी वहां पे होता है। और ये जो बॉडी है सेंटर की तरफ जहाँ पे एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। बस इतना आपको समझना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स तभी लगता है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी इसमें क्वेश्चन तो हम ऐसे भी सॉल्व कर देंगे, अगर ये चीज नहीं पता होगी तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो फोर्स का हमको एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। फोर्स हमारा किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहली चीज बॉडी ऑफ द मास m, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल के रखा है उसने कि बॉडी मास m मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जो जो गिवन है
जो पूछ रहा है इसका मतलब इन चीजों पे वो चीज डिपेंड कर रहा है। ये चीज आप लोग अपने आप समझोगे। तो अब यहाँ पे सेम चीज वैसे हम यहाँ पे डायमेंशन एज्यूम करेंगे। लेट डायमेंशन ऑफ मास इज स्मॉल a, dimension of radius is small b, and dimension of angular velocity is small c. तो force is directly proportional mass का dimension a, तो m to the power a, radius का dimension b, तो r to the power b, and angular velocity का dimension c, इसलिए ओमेगा to the power c. तो proportionality sign हटा देंगे, constant आ जाएगा k, m to the power a, r to the power b, and omega to the power c, equation number 1. ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, दोनों तरफ हम डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला उस साइड। तो देखो ये था हमारा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी की पावर -2 इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एम, तो एम मतलब मास टू द पावर ए हो जाएगा। सेकेंड रेडियस मतलब लेंथ, ये हो जाएगा एल टू द पावर बी। अब यहाँ पे एक नई चीज है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो देखो एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, टाइम मतलब टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो थीटा का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, केवल टाइम का होता है। तो टाइम हमारा, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, तो 1, ये टी, फिर ये हो जाएगा टी टू द पावर -1। तो ये ऑलरेडी याद करने के लिए हमने बोला था, आपको लिस्ट दिया था। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला टी टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी टी टू द पावर -1 होल पावर c। तो देखो m l t की पावर -2 इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, एंड t टू द पावर -c। तो इधर भी देखो m l t है, इधर भी हमारा m l t है। तो कंपेयर कर दो दोनों साइड की डायमेंशन को। तो कंपेयर द पावर ऑफ बोथ साइड। तो इधर मास की पावर कितना है a, इधर मास की पावर कितना है 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। लेंथ की पावर कितना है b, इधर लेंथ की पावर कितना है 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। टाइम टू द पावर कितना है -c, और इधर टाइम की पावर कितना है -2, तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो a, b और c का वैल्यू पता चल गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो f इज इक्वल टू a n टू द पावर 1, r टू द पावर 1, एंड ओमेगा टू द पावर 2। तो फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल टू a m r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये हमने 2 एग्जांपल कराए हैं इसमें। अब इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 3 पे आते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, तो एप्लीकेशन नंबर 3 समझते हैं क्या होता है। देखो जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखा है और वो इक्वेशन हमको
चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, तो उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन वही है हमारा कि एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनल बैलेंस। मतलब कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर आपको दे रखा है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस होगा, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ईच टर्म of the given physical equation should be the same dimensional formula। मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसमें जितने भी टर्म गिवन है उन सभी टर्म के डायमेंशनल फार्मूला जो होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन दे दिया v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 एंड 3। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, सभी को पता है करेक्ट है, तो इसका मतलब हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इंटू टी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने वही लिखा है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इंटू टी। तो v क्या है हमारा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, l t की पावर -1। ठीक है, u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, l t की पावर -1। अब यहाँ पे a इंटू टी है, ठीक है, तो a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला l t की पावर -2 इंटू टाइम भी है, तो टाइम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, t। तो देखो यहाँ पे t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा, t की पावर 1 ही आएगा। तो देखो सभी टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम है कि नहीं है, v का भी देखो l t की पावर -1, u का भी l t की पावर -1, और at का भी कितना है, l t की पावर -1। तो डायमेंशनल फार्मूला हर एक टर्म का करेक्ट है, जिसका मतलब ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसी तरह हम कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो उस इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे सपोज एनर्जी इज इक्वल टू गिवन है mgh। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू क्या गिवन है, mgh। तो इसका मतलब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशनल फार्मूला E इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला mgh ये इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, तो देखो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml
स्क्वायर टी की पावर -2। ये हो गया हमारा एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। अब इधर डायमेंशन फार्मूला देखो mgh, तो m का तो mu हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा l टी की पावर -2 और h मतलब लेंथ, तो हो जाएगा l। तो देखो ये आ गया m l इंटू l स्क्वायर एंड टी की पावर -2। तो देखो दोनों तरफ डायमेंशन फार्मूला क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों के डायमेंशन फार्मूला सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि इक्वेशन हमारा करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो ये था हम लोगों का एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसके बाद कुछ स्टूडेंट को डाउट था असाइनमेंट नंबर 1 में कि वो जो हमने डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से जो हम लोगों ने 1 यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट करना बताया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो उसको, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ स्टेफन कांस्टेंट इज सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 into 10 to the power -8 जूल पर सेकेंड, मीटर की पावर -2 एंड केल्विन की पावर -4। फाइंड द वैल्यू इन सीडीएस सिस्टम। तो देखो स्टेफन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये है, तो ये फार्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप उसके पीछे पेज में देखिएगा, वहां पे बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले लिखे हुए हैं और ये हमने कहा आप डेली याद करते चलिए, क्योंकि अगर स्टेफन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो डायमेंशन फार्मूला ये है। तो यहाँ पे देखो दो सिस्टम है, पहला सिस्टम सीजी ये एसआई सिस्टम है और सेकेंड सिस्टम जो है हमारा सीडीएस सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इज इक्वल टू 5.67 into 10 to the power -8 और डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1। l लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि l की पावर 0 है यहाँ पे, तो t1 की पावर -3 एंड केल्विन की पावर -4। यहाँ पे m किसमें होगा, यहाँ पे किलोग्राम, t1 यहाँ पे किसमें है, ये सेकेंड में, और टेम्परेचर यहाँ पे किसमें है, केल्विन में। ठीक है, ये टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे केल्विन में। सीरीज यूनिट में हमको n2 कैलकुलेट करना है। डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m2 l2 m2 t2 की पावर -3 एंड e2 की पावर -4। यहाँ पे m2 किसमें होगा, ग्राम, e2 किसमें होगा, सेकेंड, और टेम्परेचर यहाँ पर भी किसमें मेजरमेंट करेंगे, केल्विन। ठीक है, दोनों जगह टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोगों को पता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ से n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n1 u1 बाई u2। तो n2 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू है 5.67 into 10 to the power -8। उसके बाद m1 by m2 t1 by t2 की पावर -3 एंड t1 by k2 की पावर -4। ठीक है, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का यूनिट केल्विन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n2 is equal to 5.67 into 10 to the power -8। m1 किसमें था, किलोग्राम, ये किसमें था, ग्राम। t1 एंड t2 दोनों किसमें रहे, सेकेंड में, ये भी किसमें था, सेकेंड में। उधर 1 हो जाएगा, इसकी पावर कितना है, -3, ये कैंसिल आउट हो गया।
-1 and meter second की power -1 and next meter की power -2 and Kelvin की power -4। ठीक है, तो इसका यूनिट लिखेंगे देखो जूल। तो जूल का एनर्जी का यूनिट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर सेकेंड हमारा सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड की पावर -1, मीटर हमारा किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 joule on a system has 20 centimeter, 250 gram and half minute as a fundamental unit of a length, mass and time। तो देखो यहाँ पे जो 100 जूल ये हमारा एनर्जी का यूनिट होता है। एनर्जी भी कह सकते हो, वर्क भी कह सकते हो, वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जो वैल्यू है हमारा एनर्जी मान सकते हो, जो वर्क मान सकते हो। ठीक है, तो इसका जो यूनिट दे रखा है वो जूल, जो किसमें है हमारा एसआई सिस्टम में है, और इसको कन्वर्ट किसमें करना है। अब यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम नहीं बोला उसने कहा कि एक सिस्टम एज्यूम करो जिसका फंडामेंटल क्या है 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम एंड हाफ मिनट। तो देखो यहाँ पे टिपिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू कितना है 100 जूल। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब यहाँ पे दो सिस्टम हो गए, फर्स्ट सिस्टम एसआई सिस्टम, सेकेंड सिस्टम उसने स्पेसिफाई किया है, कौन सा है। सेकेंड सिस्टम है हमारा 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम एंड हाफ मिनट, 1/2 मिनट। ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, जूल यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क तुम्हारा हो गया कितना 100 जूल, एनर्जी भी ले सकते हो। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml टी की पावर -2। अब ये ऐसा यूनिट है जूल, तो ये सिस्टम फर्स्ट हो गया। दूसरा सिस्टम उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो दूसरा सिस्टम उसने कहा है कि 20 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर एंड हाफ मिनट एज ए फंडामेंटल यूनिट्स है। तो अब यहाँ पे देखो N1 हमारा कितना है 100, U1 हो जाएगा हमारा M1 L1 स्क्वायर T1 की पावर -2। यहाँ पे M1 किसमें होगा किलोग्राम, L1 किसमें होगा मीटर एंड T1 किसमें होगा सेकेंड। अब यहाँ पे N2 कैलकुलेट करना है, U2 कितना हो जाएगा M2 स्क्वायर T2 की पावर -2। यहाँ पे M2 कितना है यहाँ पे 250 ग्राम, L2 कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर और T2 हमारा हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड में गिवन है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो N2 इज इक्वल टू N1 U1/U2। तो यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा था बहुत स्टूडेंट को कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो भी गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ है, तो लेंथ हमारा किसमें होगा 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम मास है, तो M2 हमारा कितना होगा 250 ग्राम। टाइम हमारा मिनट में है 1/2 मिनट, तो T2 मतलब 30 सेकेंड। तो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू N1। अब देखो यहाँ पे M1 L1 और T1 को एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, तो M1/M2 L1/L2 होल स्क्वायर एंड T1/T2 की होल पावर -2। तो N2 इक्वल टू N1 कितना गिवन था क्वेश्चन में, N1 जो गिवन था
250 ग्राम 100 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। इधर क्या बेटा 1/30 की पावर -2। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 220 से 100 कैंसिल कितना हो जाएगा 5, 250 से 1000 कैंसिल कितना हो गया 4। यहाँ पे कितना बचा 100 इंटू 4, यहाँ पे बचा 5, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 1/30 की पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं 1/30 की पावर -2, 30 की पावर -2 ऊपर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 100 इंटू 4 25 इंटू 30 की पावर 2, तो हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 900, तो हो गया कितना 9, तो कितने जीरो हो गए 2 4 6, तो 10 की पावर 6, तो ये हो गया हमारा N2। तो अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे हमने वर्क लिया था, तो वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 6। यूनिट क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यूनिट क्या लिख दो न्यू यूनिट, क्योंकि कोई सिस्टम डिफाइन नहीं था, इसीलिए यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे न्यू यूनिट। अगर कोई सिस्टम कहता है CGS FPF, तो उसमें हम यूनिट निकालते हैं, तो लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बोला था, उसने ऐसे बोला था 250 ग्राम 20 सेंटीमीटर एंड हाफ मीटर, तो उस केस में जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ हम क्या लिख देंगे न्यू यूनिट, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 था, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फोर्स गिवन है कितना 20 न्यूटन, एनर्जी गिवन है कितना 100 जूल, और वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। पूछे गया है यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। तो देखो डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से लिखना है, तो देखो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT की पावर -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, ऐसे लिख सकते हो 20। एनर्जी का यूनिट mL² T की पावर -2 इक्वल टू कितना हो गया 100, इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। वेलोसिटी LT की पावर -1 कितना हो गया 5, इक्वेशन नंबर 3। ठीक ही मैंने अब लेंथ निकालना है, मास निकालना है और टाइम निकालना है। तो अगर हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करें, तो इक्वेशन 2 है mL² T की पावर -2 डिवाइडेड बाई mL T की पावर -2 इक्वल टू 100 बाई 20, m से m कैंसिल, T की पावर -2 कैंसिल, L से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो इधर बचा L और इधर बचा कितना, तो L इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर, पहला आंसर। अब उसके बाद L पता चल गया, L का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो देखो L का वैल्यू हो गया 5 T की पावर -1 इक्वल टू 5, तो 5 इधर डिवाइड कर दो, T इधर ले जाओ, ये फिर T की पावर -1 इक्वल टू कितना हो गया 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो T की पावर -1 इक्वल टू 1 मीन्स T इज इक्वल टू कितना हो गया 1 सेकेंड, टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड। अब क्या बचा मास, तो मास निकालने के लिए L का वैल्यू T का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो mLT की पावर -2 इक्वल टू कितना है 20, m का वैल्यू कितना था 5, L का वैल्यू m को निकालना था, L का वैल्यू कितना था 5, T के वैल्यू कितना था 1, तो 1 की पावर -2 इक्वल टू 20, तो 5 से 20 कैंसिल होगा 4, तो m इज इक्वल टू कितना होगा 80, और T की पावर -1 जो होता है ये 1 ही होता है, ठीक है। तो m आ गया हमारा, L आ गया और T आ गया। तो इस तरह भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था 10, तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया है, जैसे उसी तरह है, आप लोग ट्राई करना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो व्हाट्सएप वगैरह में पूछ लेना, ठीक है। तो
ये सारे क्वेश्चंस आप लोग 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला भी याद हो जाए और कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी है, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो लोग पीछे चल रहे हैं सिलेबस से, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और कवर करें सिलेबस को, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ता ही जाएगा। आप पीछे रह जाओगे तो आप हमेशा ही लेट रहोगे और फिर आप लोग पीछे ही रह जाओगे। तो जितना भी मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है। थैंक यू। यहाँ से L इज इक्वल टू हो गया हमारा 5 मीटर। L का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। L का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर 3 से 5 t की पावर -1 इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, तो t की पावर -1 इज इक्वल टू 1 मीन्स t इज इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड। टाइम का वैल्यू पता चल गया। अब लेंथ पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, मास का। तो इक्वेशन नंबर 1 में m एट टी की पावर -2 इक्वल टू कितना है 20, वैल्यू पुट करेंगे तो m, L का वैल्यू 5, t का वैल्यू 1, कितना आ गया 20, 5 से 20 कैंसिल हुआ 4, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 4 kg। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8 उसके बेस पे है, तो आप लोग उसको ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो आप पूछना। और हाँ, जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो लोग जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें और कवर करें, ठीक है, और थोड़ा मेहनत ज्यादा करें, क्योंकि जो अगर पीछे रह गए तो आप पीछे ही रह जाओगे। तो मेहनत करो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछो।